बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 19 आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी यूनिट से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है, इफ़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम, देन द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 इज। आप जानते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज किया जाए, विच मीन्स अगर आप इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है उससे अगर आप उस एटम में से रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। अब उसने आपसे पूछा कि अगर आप हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें फ्रॉम द एटम, तो इस सिचुएशन में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। उसकी वैल्यू बेसिकली होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको कैसे पता चला? आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और इसमें एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और आपने उस एटम को आयोनाइज करना है तो इस n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आपने सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो फिर n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 2। और जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4 और 13.6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.4 और ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसकी वैल्यू होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इसी फार्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है विदाउट द नेगेटिव साइन। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें वैल्यू करेक्ट नहीं है। अब देखें सेकेंड एमसीक्यू। इसमें कहा गया फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज। अब ये एमसीक्यू आप उस वक्त तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपको रेडियस का फार्मूला नहीं आता, क्योंकि जब आपको रेडियस का फार्मूला आएगा तब भी उसमें आप n की वैल्यू, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्बिट कहा गया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आप उस फार्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और जो रिमेनिंग फैक्टर होगा उससे आप ऑब्वियसली अपनी करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। अब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है n स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर kme स्क्वायर। अब इस फार्मूला में आपने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। जब आप इसको 1 पुट करेंगे तो जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो होगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर kme स्क्वायर। देन यू विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। सो इसके लिए आपको रेडियस का फार्मूला अगर याद है तो फिर ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है। अब देखते हैं थर्ड एमसीक्यू। ये बाल्मर सीरीज से रिलेटेड है। बाल्मर सीरीज में आपको याद होना चाहिए कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू आप 2 लेते हैं और 2 से आगे पे 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट 2 पर आता है तो जो रेडिएशंस वो एमिट करेगा वो बाल्मर सीरीज में कंसिडर की जाएंगी। इसमें कहा गया द बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन। टर्मिनेट ऑन का मतलब ये है कि एंड होती हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी हायर एनर्जी स्टेट से डीएक्साइट होकर किस लोअर एनर्जी स्टेट पर आकर रुकता है, तो वो एनर्जी स्टेट है सेकेंड ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट से थर्ड से अगर वो 2 में आता है तो भी जो वो फोटोन एमिट करेगा या रेडिएशन एमिट करेगा वो बाल्मर सीरीज में होंगी। इन्फिनिटी से अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो भी जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो बाल्मर सीरीज में आती हैं। ये था थर्ड एमसीक्यू। अब देखते हैं फोर्थ। इसमें कहा गया इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। इस काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला जब आपने क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई पढ़ा था वहां पर आपने इसको ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा। इसकी वैल्यू थी के ई स्क्वायर ओवर 2r, के ई स्क्वायर ओवर r, के ई स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, के ई स्क्वायर ओवर 2r स्क्वायर। ये सारी
रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इसमें आपसे फार्मूला पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का, तो वो है ke²/2r। एज सच इसमें कोई भी साइंटिफिक बात नहीं, जस्ट फार्मूला आपको याद है तो यू कैन आंसर द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज। MCQ नंबर 2 भी ऑलमोस्ट यही चीज थी और MCQ नंबर 5 भी यही है। डिफरेंस ये है कि इसमें आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताना था, जिसमें आपने n की वैल्यू को 1 पुट किया था। इसमें उसने जर्नलाइज्ड फार्मूला पूछा है कि रेडियस का क्या फार्मूला है। ये मैंने लिखा है n² डिवाइडेड बाय 4π² kme²। अब आप ये ऑप्शंस देखें और सोचें कि इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी विच इज n² डिवाइडेड बाय 4π² kme², ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फॉर द रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। ये थे फर्स्ट 5 MCQs, बहुत ही सिंपल, इनमें कोई भी MCQ ऐसा नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड था। अब मूव करते हैं और देखते हैं कि रिमेनिंग 5 MCQs की क्या स्टेटमेंट्स हैं। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इन द बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कोरस्पॉन्ड्स टू इन्फिनिट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी एंड जीरो एनर्जी। लोएस्ट ऑर्बिट का मतलब है ऑर्बिट नंबर 1। आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इन वैल्यूज को देखकर बताएं कि कौन सी एनर्जी की वैल्यू बिगर है। लोएस्ट ऑर्बिट है -13.6 और उससे नेक्स्ट ऑर्बिट जो सेकेंड ऑर्बिट है वो है -3.4। और आप जानते हैं कि नेगेटिव में जो डिजिट छोटा होता है वो वैल्यू बिगर वैल्यू होती है। सो इसके अकॉर्डिंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मिनिमम एनर्जी वैल्यू है, क्योंकि इससे आगे आप जितने भी ऑर्बिट्स की वैल्यूज करते जाएंगे कैलकुलेट, तो वो माइनस, अगर ये 3.4 है तो अगली इससे भी डिजिट में कम होगी विद नेगेटिव साइन। सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है। और उसने आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिया है उसमें आपके पास मिनिमम एनर्जी है। सो द लोएस्ट ऑर्बिट कोरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एनर्जी नॉट मैक्सिमम। आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना। 7th में है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गोज फ्रॉम अ लोअर टू हायर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने बताना है। अगर आप गौर करें तो जब आप इलेक्ट्रॉन को एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ लेकर जाते हैं तो होता क्या है। आपने ऑब्जर्व किया कि किसी भी एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इस अट्रैक्टिव फोर्स से दूर लेकर जा रहे हैं, इट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर की तरफ लेकर जाने के लिए आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा और वो वर्क इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। सो होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है। और इन रिटर्न वही इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से डी एक्साइट होता है टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी ऑर्बिट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अभी आपने मूव करना है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो इसमें आपके पास काइनेटिक डिक्रीज होनी है और पोटेंशियल इंक्रीज होनी है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें काइनेटिक डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखें MCQ नंबर 8, इसमें कहा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन। आपने एक्सरे प्रोडक्शन में ऑब्जर्व किया था कि आपके पास एक टारगेट था जिस पर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाकर स्ट्राइक करते थे। जब उस टारगेट पर इलेक्ट्रॉन विद हाई एनर्जी स्ट्राइक करता है
तो उस टारगेट से फिर एक्स रे फोटोन एमिट होते हैं। अब आपसे कहा गया कि जो टारगेट आप यूज कर रहे हैं उस टारगेट से जो एक्स रेज एमिट हो रही हैं उन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट उस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ टारगेट पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, या बोथ बी एंड सी? ऑब्वियसली बोथ बी एंड सी। नेचर ऑफ टारगेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो टारगेट मटेरियल होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर भी हाई होना चाहिए। नेचर ऑफ टारगेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सेकंड, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक लो पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करेंगे तो उसके पास एक लो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एक लो काइनेटिक एनर्जी के साथ टारगेट को हिट करेगा। तो फिर इस सिचुएशन में जो एक्स रेज एमिट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही कम होंगी या एक्स रेज एमिट ही नहीं होंगी। सो वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करना होता है। सो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट हो गया, नेचर ऑफ टारगेट भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसने पूछा था फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट। ये ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन नहीं करते, ये नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन को डिटरमिन कर सकते हैं बट फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन नहीं करेगा। सो सी एंड बी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। MCQ नंबर 9 अगेन एक्सरे से ही रिलेटेड है। इसमें कहा गया टारगेट मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव। अब ऑप्शंस में आपको टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर और उसी का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दिया गया। ऑप्शन ए है कि जो टारगेट आप यूज कर रहे हैं उसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं पहले बता दूं कि जो भी टारगेट मटेरियल आप यूज करें उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट से स्ट्राइक करते हैं और एक्सरेज एमिट होती हैं तो इस प्रोसेस में एक स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होती है और इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो टारगेट मेल्ट हो सकता है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। लेकिन अगर हम टारगेट सेलेक्ट ऐसा करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो तो ये जो हीट जनरेट होगी ये ऑब्वियसली उस टारगेट को मेल्ट नहीं कर सकेगी। सो हमें टारगेट ऐसा यूज करना पड़ता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। दूसरी बात एटॉमिक नंबर की है। आपके पास टारगेट मटेरियल का अगर लो एटॉमिक नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉन जब उसको हिट करेंगे तो आपने ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरेज पढ़ी थी। ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरेज क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन टारगेट को जाकर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होकर अपनी जो एक्सेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसे इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। सो डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए टारगेट का एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। अगर उसका एटॉमिक नंबर हाई नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ब्रेमस्टॉलिंग एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी तरह डी एक्सेलरेट नहीं हो सकेगा। सो टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। इसीलिए हम जो टारगेट यूज करते हैं वो होता है टंगस्टन का बना हुआ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 74 और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री। इस हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर की वजह से हमें दो बेनिफिट्स हैं। एक ये कि जो हीट जनरेट होती है उससे टारगेट मेल्ट नहीं होता और हाई एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए विच इज हाई एटॉमिक नंबर हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू है लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये लेजर बीम की हैं। ऑब्वियसली लेजर बीम एक इंटेंस बीम होती है और सिंगल वेवलेंथ की होती है क्योंकि आपने देखा होगा या रेड कलर की या ग्रीन कलर की लेजर होती है तो एक कलर की वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक विच मीन सिंगल वेवलेंथ बीम। और ये है कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट जिसका मतलब है कि आपके पास लेजर बीम में जितने भी फोटॉन्स हैं या वेव्स हैं वो सेम फेज कैरी करते हैं, उनका फेज डिफरेंस 0 होता है।
सो ये तीनों प्रॉपर्टीज लेज़र में एग्जिस्ट करती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल थे. अगर आपने इसकी थ्योरी को और इसके फार्मूलाज को अच्छी तरह समझा हुआ है तो इन एमसीक्यूज को आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. ये थे आज के 10 एमसीक्यूज. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.